When a girl decides to get sexually active, क्या measures लेने चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ इज़ कि नो द पर्सन जिसके साथ आप करने जा रहे हो। Is taking pills safe? नहीं, If a couple conceive नहीं कर पा रहे हैं तो कितने समय बाद उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? 1 year of unprotected intercourse. This is unbelievable. I think it deserves another clap. Why are not women delivering normally these days? इसका one of the main reasons is the size of the baby. जब आप पूरे प्रेगनेंसी में अगर थोड़ा सा भी काम वाम नहीं होता है ना, तो बर्थ पैसेजेस भी आसानी से खुलते नहीं है। पोस्ट प्रेगनेंसी एक औरत के अंदर फिजिकली एंड मेंटली क्या क्या चीजें बदल जाती हैं? If she's been through a vaginal delivery, a normal delivery, then she's absolutely exhausted. बच्चे को बाहर निकालने में बहुत दम लगती है। अब डिलीवरी जब हो जाती है ना, शी इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ अ लिटिल बेबी, तो इसलिए एकदम से तो शॉक हो जाता है उसके लिए। काफ़ी सारी यंग लेडीज में ये एक इनहिबिशन है कि डिलीवरी के बाद बॉडी इमेज खराब हो जाती है। एक बार चाइल्ड बर्थ हो चुका है तो आपके एब्डोमेन के मसल्स लैक्स तो हो ही जाते हैं, थोड़ा वेट गेन हो जाता है, बट अगर एक्टिव रहेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। आई वॉन्ट टू डिस्कस वेरी डेलिकेट पार्ट जिसके बारे में सोसाइटी में ज़्यादा बात नहीं होती है, विच इज़ miscarriages. See, 1/3 of all pregnancies will end in abortions. अगर ये बात मान लिया जाए तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। लड़कियां उसको बहुत बड़ा स्टिग्मा मानते हैं, बट बिलीव मी, मिसकैरेज कोई अजीब चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत कम होती है। मिसकैरेजेस बहुत कॉमन है। I want to talk about breast cancer. It's very sad, but breast cancer is on the rise in India. It's because of not breastfeeding. For any organ in the body to remain healthy, it has to remain functional. The breast is made to produce something. It is made to produce milk. If it cannot produce milk, it will produce something else. Tell me 5 breast practices जो एक pregnant lady को follow करनी चाहिए। All right, everybody, welcome to India's first magical podcast. आप सभी का स्वागत है to Hocus Pocus with Anshul, and आज की conversation को हम डिवाइड कर चुके हैं 2 एपिसोड्स में। दिस इज़ अ पार्ट 2 एपिसोड। ये है एपिसोड इंटायरली अबाउट प्रेगनेंसी, विच इज़ अ प्रेगनेंसी स्पेशल एपिसोड। मगर पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं सेफ सेक्स की, पीरियड्स, पीसीओडी, पिल्स एंड अ लॉट ऑफ आर इनहिबिशंस अराउंड सेक्सुअल एंड वेलनेस स्पेस व्हेन इट इन रिगार्ड्स टू वुमेन। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो एपिसोड ज़रूर देखिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Also, when it comes to this episode, let me reintroduce our very special guest. She is an expert in what she does, India's leading gynecologist, Dr. Anita Jain. She has experience of more than 35 years when it comes to her field. तो आज का एपिसोड बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, इनहिबिशंस होती है, उन सबको कवर करने की कोशिश की गई है। एंड बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड टॉपिक को भी हमने कवर किया है। वी हैव स्पोकन अबाउट कैंसर ऑल्सो, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर. सो दिस इज़ एन इंटायरली informative, insightful episode. I will let you soak in the entire conversation. Please put your earplugs together for a very, 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 very powerful episode. Extremely happy to have you on the podcast. 2 सवाल हैं मेरे और 2 सवाल को मैं डिवाइड करती हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही सेगमेंट के सवाल हैं, बट उसे ऐसे पूछती हूँ। नंबर 1, वाई आर नॉट वुमेन डिलीवरिंग नॉर्मली दीज डेज? ठीक है। नंबर 2, सी सेक्शन को लेके सोसाइटी में इतनी हेट क्यों है? ये इन्फॉर्मेशन आपके पास केवल अर्बन सेटअप्स की है। अभी भी छोटे शहरों में, गाँव में लड़कियां ज़्यादातर लेडीज़ नॉर्मली डिलीवर कर रही हैं, अभी भी वैजाइनल डिलीवरी हो रही है ना। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है वैसे वैसे सी सेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं। एंड इसका वन ऑफ द मेन रीजंस इज द साइज ऑफ द बेबी। ओके। अधिक मतलब आजकल बच्चे जो होते हैं ये पेट में काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बिकॉज अगेन क्या है कि लेडीज़ काम नहीं करती हैं आजकल इतना घर में। फिजिकल वर्क, हाँ, है ना। अगेन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर डेस्क जॉब्स हैं लोगों के पास ना, तो वो जहाँ कम्यूट भी करती हैं वो कोई व्हीकल से करती हैं कम्युनिकेट, है ना। सो देयर इज़ हार्डली एनी वॉकिंग, प्लस जहाँ पे वो जाएंगी भी वहाँ पे वो बैठी रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हेन दे कम बैक देन ऑल्सो दे आर सो टायर्ड
they'll again come back by some vehicle, and then they'll just come home and lie down. Plus they are earning enough to afford maids, afford food from outside. So all this just adds to the weight of the baby. And because of that, generally जब बच्चा थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल होता है. प्लस जब आप पूरे प्रेगनेंसी में अगर थोड़ा सा भी काम वाम नहीं होता है ना, तो बर्थ पैसेजेस भी आसानी से खुलते नहीं हैं. तो it becomes more difficult to deliver vaginally. Whereas, and if the baby is of normal size, then even now women deliver vaginally. Second part आपके जो ये है कि why do people hate cesarean sections? Believe me, मुझे तो लगता है people love cesarean sections nowadays. Really? अब तो by choice लोग कहते हैं कि do a cesarean for me, I can't take the pain. And मतलब most of the time women are so aggressive कि लोग उनके आगे ना बोलते नहीं है कुछ भी, and they'll say ठीक है इसका cesarean कर दो. But in general जो पहले की एक जिसको आप कह रही हैं हेट फॉर सिजेरियन सेक्शन होता था, it was taken as a failure of a woman to not be able to deliver vaginally. Oh. Plus यहाँ it was taken that way कि आप मतलब अगर आप normally नहीं deliver कर पाए तो there is something wrong with you. Second thing, the mother-in-law का भी वो failure होता था, मदर का भी फेलियर होता था कि तुम अपनी बहू को इतना encourage नहीं कर पाई, फिट नहीं रख पाई कि वो नॉर्मली डिलीवर करे. That was the reason for so much reluctance for a C-section. I am asking this question from what I have seen on the internet in my society around कि जनरली जो मदर इन लॉ है वो बहू को बोलती है कि सी सेक्शन नहीं करना, नॉर्मली डिलीवर करना है. एंड बहू क्यों एक प्रेग्नेंट लेडी प्रेफर करती है कि उसे इतना ज़्यादा पेन नहीं लेना है, तो वो प्रेफर करती है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे सी सेक्शन इसलिए चाहिए. और वो जो कंडीशनिंग चली आ रही है मदर इन लॉ की, वो फोर्स करती है वो. हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखो एक ज़माने में सी सेक्शंस वर वेरी रिस्की एंड देयर वर मेनी मोर कॉम्प्लिकेशंस देन दैन दे आर नाउ. ओके. तो इसलिए लड़कियों ने सुना होता है कि सेफली भी सिजेरियन हो सकता है, इसलिए उनको लगने लगता है कि मे बी वी शुड ऑप्ट फॉर अ सिजेरियन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी. बट जहाँ तक मदर इन लॉ की बात है ना, वहाँ तक मदर इन लॉ सही कह रही है कि इट इज़ मच बेटर टू हैव अ विजाइनल डिलीवरी. एंड इतना पेनफुल नहीं होती है डिलीवरी जितना कि लोग एक दूसरे को कह के डरा देते हैं. ऐसे नहीं होता है. एंड सबसे ब्यूटीफुल बात नॉर्मल डिलीवरी की क्या होती है, आई थिंक विद इन हाफ एन आवर ऑफ द डिलीवरी यू हैव फॉरगॉटन द पेन ऑफ डिलीवरी. Really? Yeah. And there's so much hassle when it Yes. comes to C-section. It just goes on and on. Plus, your body never becomes whole again. No, there is a scar. Yes. No. तो इसलिए it is always much better to deliver vaginally. But of course, as I told you, बेबीज इतने आजकल मोटे हो जाते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होना बड़ा मुश्किल हो गया है. सेकेंड, एक अनदर रीज़न इज़ दैट all the criteria which gynecologists in India are using have been got from other countries. Okay. जहाँ की लेडीज़ ज़्यादा लंबी होती हैं, है ना, उनका देखिए हमारा the baby has to come out through the pelvis, the bones of the pelvis, उसके through. And the size of the bones of the pelvis depend upon the height of the woman. The India में generally short height के लोग हैं, ना, they're not as tall as in the West. तो इनकी पेल्विस भी छोटी होती है. ठीक है, तो हमारे अगर बच्चे बहुत छोटे छोटे बॉर्न होंगे तो वो नॉर्मली बॉर्न हो जाएंगे. बट हमारे जितनी गाइडलाइंस हैं वो सब वेस्टर्न गाइडलाइंस हैं. अभी तक इंडियन, अब हमारी गायनी सोसाइटी बना रही है अपने गाइडलाइंस, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट टेक्स अ स्टडी ऑफ 10 to 20 years बिफोर यू कैन बिगिन टू एडवोकेट समथिंग ना. सो बट अभी तक क्या है कि वो लंबे हैं, तो उनके हिसाब से एनीथिंग लेस देन 2.5 kg is a growth restricted baby. अच्छा. हाँ, but in my experience I have seen that 2.8 to 3 kilos से ऊपर अगर बच्चा चला जाता है ना तो नॉर्मली डिलीवर नहीं होता. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उससे ज़्यादा मोटे बच्चे को नॉर्मली डिलीवर करा लेते हैं. तो प्रॉबेबली वी शुड नॉट बी फॉलोइंग द
फॉरेन गाइडलाइंस, क्योंकि हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमने देखा कि बेबी का वेट इतना है, नाउ वी थिंक अरे ये तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो कहेंगे आप प्रोटीन्स खाओ, है ना, तो बच्चा और मोटा हो जाता है. सो इट्स नॉट एज इफ इट्स द गायनेकोलॉजिस्ट फॉल्ट ना, बट दैट दोज आर द क्राइटेरियन वी आर हैव टू फॉलो ना, तो उससे हम बच्चे को भी अच्छा हेल्दी होने देते हैं. एंड अगेन आई टोल्ड यू मोस्ट पीपल हैव अ सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना, सो द बेबीज वेट इंक्रीजेस, because of which it becomes difficult to deliver vaginally and you have to head to a cesarean section. So basically vaginal delivery और C-section delivery दोनों प्रेगनेंसी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. Yes. मैंने ये आर्टिकल गूगल पे पढ़ा है, मुझे नहीं पता कितना ट्रू है, आई जस्ट वांट टू वेरीफाई थ्रू यू. वेजाइनल जो डिलीवरी होती है एज़ कम्पेयर टू C-section डिलीवरी वो बेहतर होती है. ये एक आर्ग्यूमेंट है कि उस डिलीवरी के बाद जो इन्फेक्शंस हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस, जो बैक्टीरिया हैं, वेजाइनल बैक्टीरिया हैं, वो बेबी के साथ आते हैं और वो बैक्टीरिया बेबी की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं बिल्कुल. वर्सेस जो एक बेबी C-section के थ्रू होता है, वो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. It's a very minor point, but definitely it's true. It's absolutely true. मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा है कॉन्वर्सेशन करते हुए एंड इतनी सारी मेडिकल कॉन्वर्सेशंस करने के बाद ना ये एक पहला टॉपिक है जो मेरी बॉडी से रिलेटेड है बट मुझे नहीं पता है एंड मैं गुजरी भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक नी और आँखें इन सब का मैं इलाज करा चुकी हूँ. ये कॉन्वर्सेशन में नहीं गुजरी हूँ, तो इट्स वेरी इंट्रीगिंग एंड क्यूरोसिटी ड्रिवन है. लेट्स नॉट पिवट. मेरा ये नेक्स्ट सवाल है फॉर द रेफरेंस ऑफ स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट लेडीज़. टेल मी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एक प्रेग्नेंट लेडी को फॉलो करनी चाहिए. So I think pregnancy is the most beautiful phase of a woman's life, and all women should learn to enjoy it. सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मत समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी सबसे अलग है ना. इतनी जितनी प्रेगनेंसीज होती हैं, अग्रीड कि वो थोड़ी बहुत एक दूसरे से अलग होती हैं, बट हर चीज़ में आप यही सोचिए कि आप अकेली नहीं हैं जो प्रेग्नेंट हैं. करोड़ों लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, अभी भी हैं और होती रहेंगी. ये ऐसी चीज़ है जो अधिकतर लोगों के लिए बिल्कुल ही नेचुरल है. ठीक है, तो इसलिए ये मत समझिए कि मुझको ही ज़्यादा उल्टी आ रही है, या मुझे ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, या मेरे ही बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रही है. क्योंकि प्रेगनेंसी इतनी सुंदर चीज़ है कि आप ये मत सोचिए कि हम कुछ अलग हैं, बल्कि एन्जॉय करिए उसको. ये मेरी फर्स्ट एडवाइस रहती है सब प्रेग्नेंट लेडीज़ से. सेकेंड थिंग, प्रेगनेंसी में अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए ना. प्रेगनेंसी में देखिए, जितनी कम दवाएं आप खाएंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा. लेकिन ऐसा भी नहीं अब मैं कह रही हूँ कि आप दवा ना खाइए ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये सब बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को गला के आपका बच्चा अपना शरीर बना रहा है. तो इसलिए आपको सप्लीमेंट्स चाहिए ना, अपने लिए भी और उस बच्चे के लिए भी. तो आपको फर्स्ट थिंग याद रखिए कि आपकी प्रेगनेंसी में फैट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम बढ़ती है. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए ना. तो देयरफॉर वो सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए which are rich in proteins, which are rich in carbohydrates, but which do not have too much fat ना. क्योंकि वसा की मात्रा ज़्यादा होने से केवल आपका ही वज़न बढ़ेगा, बच्चे को उससे कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो शुरू से हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ खाएं सब कुछ. क्योंकि बाहर की चीज़ें जब आप खाएंगे तो उनमें पता नहीं क्या क्या मिलावट होती है और क्या क्या मिलावटी चीज़ें बच्चे को मिल जाएं. दूसरा क्या होता है कि अक्सर ही बाहर खाने से इंसान का पेट खराब हो जाता है. पेट खराब होने से आपको जो मेडिसिन्स देना पड़ता है डॉक्टर को, वो अक्सर ही बच्चे को बहुत नुकसान करती हैं. तो इज़न्ट इट सेंसिबल कि ऐसी चीज़ें खाओ. जब आप कह रहे हो कि हमने प्रेगनेंसी तो बच्चे के लिए ही करी है, तो क्या 9 महीने उस बच्चे के हिसाब से नहीं खा सकते? तो मैं यही चाहती हूँ कि हर जने
क्लीन गुड हेल्दी फूड लो। कम से कम जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 ग्लास दूध लीजिए, सेकेंड 3 मंथ्स में 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क लीजिए, थर्ड 3 मंथ्स में 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क लीजिए। क्योंकि अधिकतर लेडीज़ वेजिटेरियंस होती हैं इंडिया में ना, तो उनके लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स का सोर्स केवल मिल्क रहता है ना। इवन जो लेडीज़ नॉनवेज खाती हैं ना, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जैसे बॉइल्ड एग लें, लीन मीट लें ना, अपना ज़्यादा फैट ना लें अपने डाइट में, ठीक है। कम से कम एक फ्रूट ज़रूर खाएं। सिमिलरली अगर लेडीज़ का वेट बहुत ज़्यादा है तो आप मैंगो मत खाइए, है ना। सब कहते हैं कि मैंगो नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे को क्या मिलेगा। तो बिलीव मी, बहुत सारे कंट्रीज़ में मैंगो नहीं भी मिलता, वहाँ पे भी बच्चे होते हैं और वो ठीक ठाक बड़े होते हैं। तीसरी चीज़, प्रेगनेंसी में आप बहुत एक्टिव रहिए। जितने एक्टिव रहेंगे उतना फूड आपका डाइजेस्ट होगा ना, बच्चे को भी फूड मिलेगा, आपको भी मिलेगा, प्लस आपका बर्थ कैनाल समय पे खुलेगा एंड आपकी चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो जाएंगी। प्लस अपने को एक्टिव रखने से 9 महीने काटना भी आसान हो जाता है और एंग्जाइटी भी बहुत कम हो जाती है उससे। चौथी चीज़ मैं कहूँगी, अच्छा डाइट जहाँ मैं कह रही थी, वहाँ मैं कह रही थी कि अगर आप मतलब अगर कोई स्मोक या कोई ड्रिंक करता था या कोई ड्रिंक करता था तो वो प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे भी बच्चे को बहुत नुकसान होता है। देन एवरी वुमन शुड अंडरगो रेगुलर चेकअप्स ना, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे औरत की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए अगर मतलब हमेशा से ही ये रहा है, हमेशा देखिए, जब पहले ज़माने में हम आप अपने शास्त्र भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी दाइयों को दिखाते रहते थे, डॉक्टर्स को दिखाते रहते थे वो लोग। तो अब जब डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप अपने को ज़रूर दिखाते रहिए, क्योंकि ऐसे भी प्रेग्नेंट जो हमें आगे कोई बीमारी होनी है, अक्सर ही वो बीमारियाँ पहली बार प्रेगनेंसी में शक्ल दिखा जाती हैं अपनी। जो बहुत यंग लड़कियां होती हैं, जो टीनेज प्रेगनेंसीज होती हैं, 20s अर्ली 20s की प्रेगनेंसी होती हैं, उसमें सब चीज़ यूजुअली बड़े आराम से चला जाता है। बट जैसे जैसे हम 30 अप्रोच करने लगते हैं या 30 पार करने लगते हैं तो अक्सर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आगे चल के होंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स, ये अक्सर ही सबसे पहले प्रेगनेंसी में प्रकट होते हैं। तो देयरफॉर अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है ना। उससे आपको पता रहता है कि आपकी डिलीवरी कब होगी और किस तरह से आप डिलीवरी कराएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। प्लस आपका ब्लड प्रेशर चेक हो गया, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनको पता ही नहीं चला, कहने लगे बस प्रेगनेंसी हुई, उसको डिलीवरी के समय दौरे पड़े और हमारी लड़की मर गई ना। दिस इज़ ओनली बिकॉज एक सिंपल थिंग लाइक ब्लड प्रेशर नहीं चेक हुआ था ना। तो इसलिए चेकअप कराना अपना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके पास और ऐसे केसेस हैं जब कंसल्टेशन डिले करते हैं लोग, उससे क्या क्या हज़ार्डस हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता इफ़ यू है। कैन नेम एनी 2-3। देखिए, एक तो खून की कमी है ना, पता ही नहीं किसी को कि हमें खून की कमी हो रही है। और जब आप डिलीवरी के समय आए, पहले ज़माने में क्या होता था, इतनी सारी आप अक्सर ही सुनेंगे कि हमारे दादाजी की 3 वाइफ्स थी, मतलब अब ये हमारे फादर की सौतेली माँ है हमारी, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां चाइल्ड बर्थ में मर जाया करती थी ना, बिकॉज खून की इतनी कमी रहती थी ना, अच्छा खाना नहीं मिलता था, डिलीवरी हुई, थोड़ा सा भी खून गया, लेडी डाइड। आज की तारीख में भी आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 3 ग्राम हीमोग्लोबिन लेकर के लेडीज़ आ जाती हैं है ना। अब वो बेचारी औरत क्या अपने को संभालेगी, क्या अपने बच्चे को संभालेगी, इतना इतना उनको खून चढ़ना पड़ता है बाद में। तो इस तरह से जैसे अभी खून की कमी बताई, ब्लड प्रेशर, देन डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी ना, बहुत कुछ हो सकता है प्रेगनेंसी में। ऑल्सो जो बच्चे हैं उनकी भी डायग्नोसिस अर्ली एज बच्चों में, में, हाँ, कि अगर बिल्कुल। उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। यस, अगर पहले से पता ही नहीं चला, फिर एक मैलफॉर्म बेबी बॉर्न हुआ है ना, तो कितना मुश्किल होता है उसके संग। तो इस तरह से अपना रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी होता है। 5th पॉइंट इज़ कि प्रेगनेंसी में इतना एंग्जाइटी मत रखिए। आजकल लड़कियां बहुत एंग्शियस रहती हैं है ना, इतना ज़्यादा नेट पे देख के आती हैं लड़कियां, उनको हर छोटी छोटी चीज़ में लगता है कि अब हमें ये चीज़ हो गया है, अब हमें वो चीज़ हो गया है। एक छींक भी आएगी तो उनको लगेगा कि हमें पता नहीं एस्थमा हो गया, किसी को थोड़ा सा मतलब हेडेक होगा तो पहले सोचेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया,
ना इतना एंजाइटी मत रखिए ना। प्रेगनेंसी बहुत ही सुंदर चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आजकल तो सबके मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं, तो अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। अच्छे अच्छे कपड़े बनवाइए अपने लिए, अपने कमरे में बच्चों की अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, है ना। तो आप देखिए प्रेगनेंसी का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो मेरा हमेशा रहता है कि प्रेगनेंसी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। प्रेगनेंसी इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। Yes, certainly. Yes. I think so, and I've experienced my It sister-in-law is, yes. like going through the phase. यस एंड ये सब कहना कि बच्चे को हम कैसे संभालेंगे, ये मत सोचिए, है ना। एक बार बच्चा बॉर्न हो ही जाता है तो वो पल भी जाता है ना। तो आप अगर जो भी हम लड़कियों से कहते हैं आप प्रेग्नेंट हैं तो पॉजिटिव रहिए उसके लिए, है ना, हो जाएगा सब कुछ। मम्मा ऐसे कहती थी कि जब भगवान ऊपर वाला आपको एक ब्लेसिंग देता है, फिर उसको पालने की शक्ति भी दे देता है, बिल्कुल देता है, मीन्स भी दे देता है। हम भी यही मानते हैं, बट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई कैन नॉट से दैट। On that note, when you said give motherhood a chance and give pregnancy a chance, and on that note आपने कहा कि ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, so I want you to give a reality check. हाँ, पोस्ट प्रेगनेंसी एक औरत के अंदर फिज़िकली एंड मेंटली क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ताकि उन्हें पता हो। अब पोस्ट डिलीवरी के 2-3 फेजेस होते हैं। एक होता है इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, एक होता है सम टाइम लेटर। ओके, तो इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी तो आई कैन ओनली हैव माई सिंपथीज विद द लेडी, because if she's been through a vaginal delivery, a normal delivery, then she's absolutely exhausted. इतनी देर से उसने ना कुछ खाया है ना पिया है, प्लस बच्चे को बाहर निकालने में बहुत दम लगती है ना। शी हैज़ बीन थ्रू ऑल दैट. Now what she actually wants is just to get some time to close her eyes and sleep ना. सो दैट इज़ दैट टाइम, उस टाइम पे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो 10 रिलेटिव्स आ जाते हैं ना हॉस्पिटल में टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड ऑल, आई मीन पुअर थिंग, यू नो, उसकी मेरे को इतनी दया आती है उसके ऊपर, लेडी के ऊपर, कि ऑल शी नीड्स इज सम टाइम टू रेस्ट. तो एकदम शुरू का फेज़ तो बड़ा एग्जॉस्टिंग होता है, एंड देन यू नो सडनली, अभी तक शी वॉज एवरीबडीज डार्लिंग ना, कि अरे बच्चा होने वाला होने वाला। अब डिलीवरी जब हो जाती है ना, तो सब कहते हैं अब तो तुम्हारा बच्चा करो अपना काम, एंड शी इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ अ लिटिल बेबी, जबकि इसके पहले तक तो वो खुद ही बीइंग टेकन केयर ऑफ थी, है ना. तो इसलिए एकदम से तो शॉक हो जाता है उसके लिए, है ना, कि खुद मतलब एंड वो बच्चा रोने लगता है, अब बच्चे को फीड करना है ना. तो शुरू में तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो बच्चे को फीड लेना आता है, ना माँ को फीड देना आता है ना. तो इट्स ऑल यू नो, एक हफ्ता 10 दिन तक तो थोड़ा उसके संग मुश्किल होती है ना. बट उसके बाद जब बेबी एंड मदर ट्यून हो जाते हैं एक दूसरे से, विच कैन टेक मैक्सिमम अप टू अ मंथ ना, जिस दौरान रात भर जगाएगा बच्चा, क्योंकि देखिए बच्चे के लिए तो अंधेरा ही दिन है, यूट्रस में तो उसने अंधेरा ही देखा है केवल ना. तो अंधेरे में कंफर्टेबल रहता है, लाइट देख के तो अपना आँख बंद करके सो जाता है ना. तभी कहते हैं ना, बच्चा रात में जग रहा है, रात में जग रहा है, तो उसके लिए तो अंधेरा ही एक्चुअल टाइम है जगे रहने का, क्योंकि यूट्रस में भी तो जगह था ना. देन थोड़े दिन तक तो बहुत मुश्किल होती है उसको, बट आफ्टर अ मंथ और सो नाउ द मदर एंड बेबी की बॉन्डिंग हो जाती है. और एक बार जब बॉन्डिंग हो जाती है मदर एंड बेबी की ना, उसके बाद द मदर रियली एन्जॉयज़ विद हर बेबी ना, क्योंकि इट्स समथिंग विच शी हैज़ प्रोड्यूस्ड, है ना, जिसकी ज़िंदगी में शी इज़ द फर्स्ट पर्सन, है ना. उसके अलावा वो कभी रिप्लेस हो ही नहीं सकती उसकी ज़िंदगी में. तो शी लव्स इट, है ना. इट्स हर ओन प्रोडक्शन, इट्स समथिंग शी इज़ सो प्राउड ऑफ ना, एंड शी लव्स टू गिव टाइम टू द बेबी. एंड इट्स अ नेचुरल, यू नो, जब बच्चे को फीड करते हैं ना, तो इट्स वेरी नेचुरल कि द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बेबी, इन फीडिंग द बेबी ना, उसमें यू बिकम वेरी पोजेसिव ऑफ द बेबी, एंड द बेबी इज़ हैप्पीएस्ट विथ यू, है ना. धीरे धीरे यू नो वो बच्चा होएगा ना, अराउंड 6 वीक्स का जब बच्चा होता है, इट बिगिन्स टू रिकग्नाइज द मदर, है ना. एंड वो इट बिगिन्स टू स्माइल, द बेबी बिगिन्स टू स्माइल, एंड वो सोशल स्माइल देगा, और केवल उसको देगा जिसको पहचानता है. तो केवल पहले अपनी मम्मी के ऊपर ही स्माइल करेगा. सो दीज आर वेरी गुड फेजेस, एंड इफ द फादर हैज़ ऑल्सो बीन एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द ब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, और द ग्रैंड पेरेंट्स हैव बीन, इवन द मेड, जो भी बच्चे को खिलाएगा, बच्चा उसके संग फेमिलियर हो जाएगा,
And then the baby, then it becomes so easy after some time because you know the demands of the baby, and you can easily fulfill them because तुम्हारा अपना बॉडी उसके लिए मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बच्चे को देखना है, अपने आप को देखना है बस. तो एक्चुअली बट फॉर दिस डिज़ायर टू गो बैक टू वर्क, है ना, everything is very good after delivery. This is that you have explained deals with the pros of having a baby. What about its effect on the body and also on mental us? So coming to the physical aspect of it, देखिए प्रेगनेंसी के में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में ना. तो जैसे कि अब बताइए, एक यूट्रस जो नॉर्मली आपके ना फिस्ट के बराबर होता है ना, वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो 1 किलो का हो जाता है. Really? हाँ. सो नाउ इट हैज़ टू कम बैक टू नॉर्मल ना. सिमिलरली आपके बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड हो जाता है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट ना, उसको कम होना है. देन पूरे बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है ना, वो भी सब ठीक होना है. सो ऑल दिस टेक्स अ मिनिमम ऑफ 6 वीक्स. Okay. तो जो पहले हमारे यहाँ कहते थे ना, जापे में आपके 6 वीक्स लगेगा है ना, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि चाहे आप इंडियन सिस्टम से चलो तो भी वो कहते हैं 40 दिन है, और जो जापे सोहर ये सब मिला के देसे कि 40 दिन लग जाते हैं. हम लोग कहते हैं ना 40 दिन का अभी परहेज़ है, मंदिर नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो. और सिमिलरली एलोपैथी से भी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इट टेक्स 6 वीक्स फॉर द प्रेगनेंसी चेंजेस टू कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट ना. बट दिस इज़ प्रोवाइडेड यू स्टार्टेड हेल्दी, है ना. ऐसे नहीं कि अब आपने मतलब कुछ खाया पिया ही नहीं था प्रेगनेंसी में तो आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, तो नहीं होंगे. बट मोस्ट ऑफ द पीपल गो बैक टू नॉर्मल विद इन 6 वीक्स, बट सम पीपल टेक अप टू 12 वीक्स टू गो बैक टू नॉर्मल. Okay. Depends on body to body. बॉडी टू बॉडी, या. एंड अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, आपने 6 मंथ्स उसको मान लो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया है, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपका प्री प्रेगनेंसी वेट ऑलमोस्ट वापस आ जाएगा, 90% तो वापस आ ही जाएगा, है ना. बट कॉन्टूर्स नॉर्मल आने के लिए यू विल एक्टिवली हैव टू बिकम वेरी एक्टिव अगेन, है ना. Contours मतलब body size? बॉडी शेप, या Okay. ना, उसको वापस लाने के लिए यू विल हैव टू बिगिन, यू हैव टू रिमेन एक्टिव इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना. एंड वो जो लड्डू खाना, ये सब खाना, वो सब नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज वो सब उन दिनों के लिए था जब औरतों में, मतलब जब डिलीवरी के समय 30 किलो की आती थी औरत, तब उसको ज़रूरत थी घी की, लड्डू की, सब की, बिकॉज घी से वॉज अ सोर्स ऑफ फैट जिससे बाद में मिल्क बनेगा. बट अब तो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज 70 से कम तो किसी का वेट ही नहीं होता है ना. तो दीज लेडीज नाउ डू नॉट नीड फैट. इनफैक्ट उस समय प्यार से बना देंगे, वो खा भी लेंगे, बाद में जिम ज्वाइन करना पड़ेगा वेट कम करने के लिए, तो उससे क्या फ़ायदा. I mean everything is logical. जैसे आपने बोला कि पहले की कंडीशनिंग ये होती थी, पहले की औरतें तो घी खाती थी, आप नहीं खाती थी, बट वो 30 किलो की भी होती थी, वो 40 की होती थी ना. 40 तक पहुंचती कौन थी औरत पहले, 35 40 इतने किलोज की मैक्सिमम, है ना. अभी तो डिलीवरी के लिए जो आती हैं, आई थिंक 60 किलो से तो मैंने किसी को कम देखा नहीं है बहुत सालों से, है ना. तो इसलिए अब ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की. ठीक है. We have covered the physical aspect, we have covered the immediate aspect. Now let's come to mental ओके. state. सो प्रेगनेंसी थोड़ा सा मेंटल स्टेटस को भी अपसेट कर देता है, वेर एज मोस्ट विमेन आर वेरी पॉजिटिव, है ना. घर में भी उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला है, सब कुछ है, तो नथिंग हैपन्स, दे बिकम ओके. बट देर इज़ अ बिग सबसेट ऑफ विमेन, काफ़ी सारी, मतलब 15 से 20% औरतें होती हैं जिनको एक चीज़ होती है पोस्ट प्रेगनेंसी साइकोसिस. Okay. मतलब थोड़ा सा उनको मेंटल चेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि दे बिकम वेरी इनसिक्योर, है ना. उनको सिवियर डिप्रेशन भी हो सकता है. कुछ लोग स्पेशली जिन लोगों को कुछ प्री एग्जिस्टिंग अगर डिप्रेशन या ऐसे कोई मेंटल प्रॉब्लम्स थे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड ऑल थे, तो कभी कभी वो सुइसाइडल भी हो जाती हैं. Okay. एंड पीपल, मतलब लेडीज़ का इतना भी देखा गया है कि अपने बच्चे को भी मार देती हैं. तो इसलिए प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के बाद औरत को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, है ना. हमेशा कोई उनके संग, एटलीस्ट द फर्स्ट 2 वीक्स तो होना ही चाहिए किसी ना किसी को उनके पास, सो But दैट ऐसे मूड जो चेंज हो रहे हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं कि वो खुद डिटरमाइन कर पाए? खुद तो नहीं कर पाएगी वो, है ना. आप जो देखने वाला है वो खुद ही वो बता सकता है बस कि हाँ ये डिफरेंट नहीं, ये ठीक नहीं है. मतलब लाइक वो बहुत इरिटेबल हो रही है,
है ना, या बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, या उसको बच्चे पे गुस्सा आ रहा है बहुत, ना ऐसी चीज़ें अगर उसके में हो रही हैं, या वो रोती चली जा रही है ना, खाना नहीं खा रही है ना, तब उस मतलब लोग जो भी उसको देखने वाले लोग हैं, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे मदर इन लॉ हो, या जो भी देख रहा है, उनको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। एंड ये प्रॉब्लम्स, हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स तो सबको ही होती है। बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि जब तक बच्चे से बॉन्डिंग नहीं हो चुकी रहती है ना, तब तक लगने लगता है कि क्या अब यही ज़िंदगी होनी है मेरी, कि बस बच्चे को दूध पिलाया, फिर उसको पॉटी कराया, फिर उसको साफ़ कराया, और फिर दोबारा जब तक ये प्रोसीजर ख़त्म हुआ तब तक मैं फिर से दूध पिलाने का टाइम आ गया, तो क्या मैं ज़िंदगी भर यही करूँगी? कुछ दिन तक होता है ये चीज़ ना, बट हर जने को रिमेंबर करना चाहिए कि और भी लोग भी तो सबके बच्चे पल गए, सब बड़े हो गए, क्या सब लोग अभी भी यही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में अगर फ्रेंड्स का सर्कल अच्छा रहे तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, या आपके घर के अपने लोग हों, है ना। अब देखिए, जॉइंट फैमिली के जो बेनिफिट्स थे वो यही सब थे पहले, कि सबने अपनी चाची को देखा होता था, मामा को, मामी मतलब मामी को, छोटे जितने भी शुरू से बचपन से देख ही रहे थे, फिर ऐसे चल के अपनी नंद को, देवरानी को, सबको देखा होता है ना। तो फिर पता रहता है कि हाँ, थोड़े दिन हम ठीक नहीं रहेंगे, थोड़े दिन बाद हम ठीक हो जाएंगे, है ना। बट डेफिनेटली कुछ लेडीज़ को इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ता है, तो ऐसे में शर्म नहीं करनी चाहिए, ले जाना चाहिए। एंड थोड़े दिन वो मेडिसिन उनको दे देंगे, उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, से विदिन 6 मंथ्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दोबारा ऐसा नहीं है कि अभी दवा शुरू कर दिया तो ज़िंदगी भर उनको लेते रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। आई एम सो ग्लैड हम ये बात कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड कि ये सारे शब्द, ये सारे कॉन्वर्सेशंस, ये सारी बातें एक ट्रस्टेड सोर्स से बाहर जा रही हैं। आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड एंड मुझे पता नहीं था ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ऐसे मोड ले लेगी, बट आई एम ग्लैड हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पर एक और सवाल मेरा जो बनता है कि काफ़ी सारी यंग लेडीज़ में, फीमेल्स में ये एक इनहिबिशन है कि डिलीवरी के बाद बॉडी इमेज ख़राब हो जाती है, कपल्स में इनहिबिशंस रहती है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? भाई देखिए, बॉडी इमेज, हाँ कुछ लोगों को लगने लगता है, स्पेशली जो लोग बहुत फिगर कॉन्शियस हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बार चाइल्ड बर्थ हो चुका है तो आपके एब्डोमेन के मसल्स लैक्स तो हो ही जाते हैं, थोड़ा वेट गेन हो जाता है, एंड तो कुछ लोगों को उससे बहुत तकलीफ़ होती है, बट एज आई टोल्ड यू, अगर एक्टिव रहेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। जो 10% रेजिडुअल नहीं नॉर्मल हुआ, उसके लिए एक्सरसाइजेस कर लो, है ना, और जिम चले जाओ, वो सब कर सकते हैं, तो नॉर्मली ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाद में भी ये कहते रहते हैं माई ब्रेस्ट सैग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है आजकल, बट आफ्टर 1 चाइल्ड बर्थ एंड फीडिंग 1 बेबी कुछ भी नहीं होता है ऐसे। I've heard there's a treatment called vaginal rejuvenation. Some women sometimes complain that their husbands no longer enjoy sex so much because they feel that the vagina has become too lax, है ना, कहते हैं ढीला हो गया है ना, तो उसकी टाइटनिंग भी करी जा सकती है। And this exists. This exists. This has always been existing. ना आजकल, but as you were saying about vaginal rejuvenation, yes, these are there. Actually, a lot of plastic surgery is being done these days for beautification of the private parts of a girl. ना उनको ये vaginal rejuvenation कहने लगे हैं। वो तो एक अलग टेंजेंट हो जाएगा। Yes. I want to come back to this topic and discuss one very delicate part जिसके बारे में सोसाइटी में ज़्यादा बात नहीं होती है, बट फीमेल्स उससे अफेक्ट होती हैं, उनकी मेंटल स्थिति काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, विच इज़ मिसकैरेजेस। See, 1/3 of all pregnancies will end in abortions. अगर ये बात पता हो, है ना, अगर ये बात मान लिया जाए कि ये सच है, जो सच है ना, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। ओके। बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रेगनेंसीज एंड इन अबॉर्शंस, एंड अगर एक मिसकैरेज हो भी जाए ना, तो वो कोई बिग डील नहीं होती है। इनफैक्ट हमारी टेक्स्ट बुक्स तो हमें ये सिखाते हैं कि जब तक अगर 2 मिसकैरेज भी हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई, है ना। उसके पहले तो एक मिसकैरेज होने के बाद तो शायद हमें टेस्ट भी नहीं करना चाहिए कोई चीज़ के लिए भी, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफेक्ट्स इन द बेबीज़ जो ऑटो करेक्शन से मिसकैरेज होके निकल जाते हैं,
ना। तो देयरफॉर मिसकैरेज से डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। लड़कियां उसको बहुत बड़ा स्टिग्मा मानते हैं, है ना। बहुत लेडीज़ कहती हैं देखो किसी को बताना नहीं कि हमारी बहू का मिसकैरेज हो गया ना। बट बिलीव मी, मिसकैरेज कोई अजीब चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत कम होती है। मिसकैरेजेस बहुत कॉमन है एंड यूजुअली नेचुरल सिलेक्शन से ही वो, बिकॉज देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द बेबी, तो वो ये अपने आप से ही अबॉर्ट हो गई वो प्रेगनेंसी। जैसे हम पीरियड्स को लेकर वोकल हुए हैं, आज हम इतनी सारी कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, सेक्स को लेकर वोकल हुए हैं, वैसे ही हम मिसकैरेजेस को लेकर भी अब वो स्टिग्मा हटा सकते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब बार बार अबॉर्शंस हो जाते हैं, है ना, उन लोग को फिर दे नीड टू बी ट्रीटेड बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट। ऐसे तो हर बार जाना ही चाहिए उनको, है ना, बट फिर उन लोगों का फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। उनके बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, जैसे कॉमन कॉजेज़ होते हैं, लाइक कोई थायराइड डिसऑर्डर है किसी को, है ना, या डायबिटीज़ हो रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल सकती हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज हो गया है। इन दैट केस ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके बाद की प्रेगनेंसी ठीक भी हो जाती है। Got that. तो इसलिए मिसकैरेजेस की बात करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये तो होता रहता है। इट इज़ नॉट द फेलियर ऑफ द वुमन। ये जो आपने बोला, इसको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और काफ़ी लोग को इसको सुनने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थैंक यू फॉर दैट। लेट्स टॉक अबाउट मीनोपॉज। Menopause, okay, that is that dreaded thing in a woman's life. Yeah. Yeah. So you know, एक समझ लो एज अ वुमन एक जर्नी होती है फ्रॉम मिनार्की विच इज़ द स्टार्ट ऑफ मेंसेस एंड टू मीनोपॉज विच इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन। ठीक है ना। सो जैसे मिनार्की में शुरू होती है, जवानी आई, है ना, एंड वैसे ही मिनार्की मीन्स कि नाउ यू विल नो लॉन्गर प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दैट्स ऑल इट मीन्स ना। सो उस समय जो होता है अगेन उसमें ऐसे ही हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो इनिशियली होता है, बट एडोलेसेंस में वो उगता सूरज है, उसको आगे दिख रहा है कुछ। वेराज मीनोपॉज के समय लगने लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। कि एक तो सुना इतना होता है लोगों ने कि ये हो जाएगा, कि हम बुढ़े हो जाएंगे, एंड इनफैक्ट अगर देखो आजकल तो 30 ईयर्स में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि मीनोपॉज के बाद बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वो तो पहले ही हो गए, है ना। देयर सो मेनी चेंजेस एक्चुअली। जो चीज़ें एक्चुअली डरनी चाहिए मीनोपॉज के बाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर बोन हेल्थ, है ना। क्योंकि फीमेल्स में बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है ईस्ट्रोजन। ओके हाँ, तो जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बोन्स की हेल्थ सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि फ्रैक्चर्स आर कॉमन। तो जो आप कितना भी उसके बाद मीनोपॉज के बाद कैल्शियम खा लो, वो बोन में घुसेगा ही नहीं, है ना। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज़ टू कीप योर सेल्फ वेरी एक्टिव। आप अगर एक्टिव रहेंगे तो ये मीनोपॉज के बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं वो नहीं आएंगे, और या फिर बहुत स्लोली आएंगे ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बोन हेल्थ ना। सेकंड चीज़ होती है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, कि आप यंगर एजेस में मेन को हार्ट अटैक होता है, विमेन को नहीं होता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करके रखता है उनको। बट अब जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो फिर अगेन women become as prone to heart attacks as men also, है ना। तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं जिनसे, बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स जो ईस्ट्रोजन जो आपके स्किन को एकदम टर्जिड एंड टाइट रखता था वो ख़त्म हो गया, है ना। तो उसके बाद फिर थोड़े मतलब स्किन अब ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाएगी, डलनेस थोड़ा हो जाता है। तो उसके लिए अगेन क्या करना चाहिए, कीप योर सेल्फ एक्टिव, है ना। तो ब्लड फ्लो स्किन का जब अच्छा हो जाएगा बाय एक्टिविटी, तो फिर कम से कम एजिंग चेंजेस स्लो तो हो जाएंगे ना। वाह, मतलब अभी तक सिर्फ सुना था कि जब आप 50s के क्रॉस करते हो, नॉर्मल टर्म सुनी थी, 50s क्रॉस करते हो तो आपको ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं, फीमेल्स को ज़्यादा चोटें लगती हैं, बट आज उसका रीज़न पता लगा। यस, दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज बोन हेल्थ पूरा विमेन का ईस्ट्रोजन मेंटेन करता है ना। ईस्ट्रोजन कम हो गई तो आपकी बोन्स जो है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ना, कि आप अब हील्स कम पहनो, है ना, एंड अपने को ध्यान रखो कि फिसलने वाले फ्लोर्स पे ना रखो। फिर जैसे और एज बढ़ती जाए, ओके, वॉक विद सपोर्ट,
है ना, ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए, तो आप यू विल रिमेन हेल्दियर फॉर लॉन्गर. सो एक और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है दैट मीनोपॉज लीड्स टू लैक ऑफ डिजायर विच कैन समटाइम्स लीड टू फ्रिक्शन बिटवीन द कपल. सो इज दैट ट्रू? Yes, it can happen. Okay. But again, usually the couple understand each other. Where there is understanding, this does not matter, because if the woman is handled well at that time, after some time things might even improve Okay. after some time. And sometimes there is a very sudden loss of desire in women. Now, in that case, some hormone replacement therapy can also be given to her. Okay. Yes. That's entirely new. Yes, and this is a time when a woman needs the support of her partner, because she will not be able to satisfy all his desires at that time. She's fighting with her own self, first of all, because she does not want to accept the aging which she's seeing, which she's feeling, and plus it's the hormones at play, which make her very depressed. And depression comes in, anxiety comes in, and then phobias begin to develop in her, and people begin to behave strangely at this time. But if her partner can make her feel accepted, then all these changes will slowly get reversed, and things become much better, and they learn to accept each other with a little less desire also. ब्यूटिफुल. आई मीन आई रियलाइज्ड आपसे ये कॉन्वर्सेशन करते वक्त कि दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन वेरी स्टिग्मेटाइज्ड या फिर इतना डेलिकेट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट ऑर्गन्स, इट इन्वॉल्व्स Behavior. emotions and mere understanding between partners, between families, between, like, this is emotionally connected. Yes, beautiful. Okay, now हम एक बहुत ही important segment को cover कर लेते हैं जो छूट रहा है, which is cancer. So I want to talk about breast cancer and cervix cancer. So breast cancer, it's very sad, but breast cancer is on the rise in India. Now, pehle we never talked about breast cancer in India. It was so rare. But now it's becoming very common. Okay. It's because of not breastfeeding. समझे? Okay. Because for any organ in the body to remain healthy, it has to remain functional. And the breast is made to produce something. It is made to produce milk. If it cannot produce milk, it will produce something else. Damn. समझे? बट आजकल बच्चे इतने कम होते हैं सबके ना, तो इसलिए जब बच्चे ही कम है तो दूध कितना पिलाएंगे, और क्योंकि वो ब्रेस्ट इनएक्टिव रह जाता है तो उसमें कैंसर बनने का चांस बढ़ जाता है. और दूसरा अनदर थिंग इज दिस, जो पिल्स की आप बात कर रही थी शुरू में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे आर ऑल्सो वन कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ऐसे नहीं कि एकदम आज ही करा देगा, बट अगर आप बहुत दिन तक ब्रेस्ट ओरल पिल्स लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं. गॉट दैट. इसके मेजर्स क्या हैं? हमको ऑब्वियसली जो कंसीव नहीं कर रहे हैं लोग, हाँ, अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करते रहना चाहिए ना. उससे ये मैं इस समय तो आपको नहीं समझा पाऊँगी कि कैसे करें, बट आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, है ना. वो आपको सिखाएंगे कि ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन कर सकते हैं आप खुद ही अपने आप से ना. एंड पीरियोडिक चेकअप्स कराते रहिए अपना, है ना, तो उससे भी पता चल जाता है ना. एज 40 इयर्स होने के बाद एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, वो करवाना चाहिए ना. तो इन सब चीज़ों से स्क्रीनिंग होती रहती है कि अभी कुछ हुआ तो नहीं है, और अर्ली स्टेज में तो हर चीज़ क्योरेबल भी होती है. वी कैन मूव टू सर्विक्स कैंसर. हाँ, और उसकी वैक्सीन भी आ चुकी है, क्योंकि मैं लगा चुकी हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ. बट प्लीज़ क्या देखिए, तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये होता है if you start having children too early in life, if you start having sex too early in life. तो ये सर्विक्स जो होती है वो बच्चेदानी का मुंह होता है, जो मैंने आपको मॉडल में दिखाया था, है ना. तो जब इसमें जितनी बार कोई भी इसमें जैसे एक डिलीवरी हुई तो इसमें इंजरी हो जाती है. हर बार जितनी बार बच्चे पैदा होते हैं या अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, हर बार इसमें इंजरी होती है, क्योंकि इसी रास्ते से निकलता है बच्चा ना. प्लस जब भी किसी मेल से कांटेक्ट होता है तो भी
सीमेन आके इस एरिया को टच करता है, तो ये एरिया जो होता है इसको बार बार इंजरी होती रहती है। बार बार इंजरी होने में बार बार ये फिर से रीजेनरेट करता है, एंड बार बार रीजेनरेट करने से ये भी डर रहता है कि कभी एबनॉर्मली रीजेनरेट करने लग जाए ना। तो एबनॉर्मल रीजेनरेशन जो होता है उसको उसमें कैंसर बन सकता है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे एज ऑफ मैरिज लेट होती चली जा रही है, एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग कम होती चली जा रही है, प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होते चले जा रहे हैं, वो तो कैंसर्स कम हो रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर। बट अब ये नई चीज़ आ रही है ना, कि लड़कियां मतलब सेक्स कर रही हैं विथ मोर देन वन पार्टनर एंड मेनी पार्टनर्स, है ना। तो देयरफॉर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ, जैसे बाहर के देशों में पहले हम सुना करते थे कि यंग गर्ल्स 11 इयर्स में भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो अब यही सब चीज़ें इधर भी हो रही हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस नाउ गर्ल्स का अर्ली एक्सपोजर टू सेक्स होने की वजह से देयर आर मोर चांसेस ऑफ कैंसर। एंड सर्वाइकल कैंसर इज़ द ओनली कैंसर अभी तक जिसमें इतने रिसर्च के बाद पता लगा है कि वो एक वायरस से होता है, जिसको HPV वायरस कहते हैं। तो इसीलिए अब एक वैक्सीन डेवलप हो गई है अगेंस्ट दैट वायरस, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर की प्रोटेक्टिव वैक्सीन। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई हम रेकमेंड करते हैं कि वो वैक्सीन लड़कियों को लगा दिया जाए बिफोर दे बिकम सेक्शुअली एक्टिव। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब मेंसेस शुरू हो जाए तभी लगा दो उसको, लड़की को। तो अब आजकल मेंसेस भी बहुत जल्दी शुरू होने लग गया है ना, तो अराउंड 9 इयर्स पे। तो देयरफॉर वो वैक्सीन बोला गया है कि अब 9 इयर्स से लेके 45 इयर्स तक की लेडीज़, सब लड़कियां लेडीज़ लगा सकती हैं वो वैक्सीन, और उससे काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। Very well explained, auntie. Before we actually wrap up, I want to play a true false with you. ठीक है, so I'm going to say certain statements. आपको ये बताना है ये true है या false है। ठीक है, first one is birth control pill से infertility होती है। No, No. never. Using menstrual cup will break the hymen. It may, but then a hymen की वैल्यू ही क्या होती है? कुछ नहीं। hymen is not a test or proof of virginity. Not at all. I mean ये वैलिड ट्रस्टेड सोर्स से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। Yes. Okay, next, UTI happens because of bad toilet. No. Condoms prevent all STDs. To a large extent, yes. You can't get pregnant if you have intercourse during periods. You can't get pregnant. But I don't know why anybody will want to have intercourse during periods. Yeah, that's again a question. We have ended the entire thing. And what is one last piece of advice that you would want to give before wrapping up? That girls and ladies should visit gynecologists more frequently. In developed countries, everybody has to go for regular checkups. And so they get screened. But in India, there's no such system of regular checkup. But therefore, lots of things get missed. Now, which could easily have been picked up, and the girl or woman would not need to suffer from major disorders also if they visited their gynecologist frequently enough. बिफोर रैपिंग अप, मुझे ना आपको दिल से, हृदय से शुक्रिया करना है क्योंकि आपने टाइम निकाला। हमने एक ऐसी आज कॉन्वर्सेशंस की हैं जो मैंने भी अपनी मम्मी से, अपनी भाभी से डिस्कस नहीं की थी, और मेरे लिए भी एक फुल कंसंट्रेशन रही है। जो पढ़ाई हमें शायद बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, वो इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने बातें की हैं। रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतने स्पष्ट, इतने सरल तरीके से ये चीज़ें केटर करी। जस्ट वांट टू एक्सटेंड माय ग्रैटिट्यूड। I'm so glad you asked these questions, which normally nobody asks. And I hope you will be able to spread this information to your friends also. Yes, I mean the intention behind this podcast is to eliminate these taboos, definitely. So it was a very well-deserved conversation. I'm glad you liked it. All right, everybody, that was Dr. Anita Jain for you. I really hope that you like this entire raw, natural and non-judgmental conversation. अगर आपको पसंद आई है तो please share it with all your female friends, your sisters and your partners. Also, अगर आपके कोई inhibitions हैं, कुछ doubts हैं, कुछ
questions हैं तो please drop them in the comment section below. I will try to reply you back in respect to speaking with Dr. Anita Jain, and I will try to cater all these questions in our sequel episode. Well, I really hope you have liked this entire conversation, and I want to thank you for supporting Hocus Pocus with Anchal. Please subscribe to our channel. We are almost close to hitting 10k subscribers. Please subscribe because it is free, and I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.